वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका 3 घंटे का होता है, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, आप पासिंग मार्क्स 35 मार्क्स होते हैं। इसमें कुल 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है, आधुनिक युग के प्रमुख कालखंडों का परिचय दीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित हुआ। इसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है, जिसमें पद के साथ गद्य, सम, आलोचना, कहानी, नाटक व पत्रकारिता का भी विकास हुआ। विक्रम संवत 1800 के उपरांत भारत में अनेक यूरोपीय जातियां व्यापार के लिए आईं। उनके संपर्क से यहाँ पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ना आरंभ हुआ। विदेशियों ने यहाँ के देसी राजाओं की पारस्परिक फूट से लाभ उठाकर अपने पैर जमाने में सफलता प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने एवं धर्म प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा को अपनाया। इस कार्य के लिए गद्य ही अधिक उपयुक्त होती है। इस कारण आधुनिक युग की मुख्य विशेषता गद्य की प्रधानता रही। इस काल में होने वाले मुद्रण कला के आविष्कार ने भाषा विकास में महान योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के ग्रंथों की रचना राष्ट्रभाषा हिंदी में की और अंग्रेज मिशनरियों ने भी अपनी प्रचार पुस्तक हिंदी गद्य में ही छपवाई। इस तरह विभिन्न मतों के प्रचार कार्य से भी हिंदी गद्य का समुचित विकास हुआ। इस काल में राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ। इसके लिए श्रृंगारी ब्रजभाषा की अपेक्षा खड़ी बोली उपयुक्त समझी गई। समय की प्रगति के साथ गद्य और पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के दोनों रूपों को सुधारने में महान प्रयत्न किया। उन्होंने अपनी सर्वोन्मुखी प्रतिभा द्वारा हिंदी साहित्य का सम्यक संवर्धना की। इस काल के आरंभ में राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, राजचंद्र शुक्ल आदि ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। उनके उपरांत भारतेंदु जी ने गद्य को समुचित विकास किया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी गद्य को प्रांजल रूप प्रदान किया। इसकी सत्य प्रेरणाओं से अन्य लेखकों और कवियों ने भी अनेक भांति की काव्य रचना की। इनमें मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, नाथूराम शर्मा शंकरला, भगवान दीन, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, गोपाल शरण सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, अनूप शर्मा, राम कुमार वर्मा, श्याम नारायण पांडे, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रभाव से हिंदी काव्य में स्वच्छंद छंदों का प्रचलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, राम भक्ति काव्य धारा विषय पर एक निबंध लिखिए। राम भक्ति धारा का नेतृत्व आचार्य रामानंद ने किया था। इस धारा में सबसे कम कवि काव्य रचना करते हुए मिलते हैं। कवि हैं तुलसीदास, अगरदास, रामानंद, ईश्वरदास, नावादेश आदि। तुलसी के अलावा शेष कवियों ने मुक्त या खंड काव्य की रचना की। किसी ने हनुमान या राम की आरती लिखी तो किसी ने अष्टयाम। तुलसी के काव्य का फलक बहुत व्यापक है। युग की संपूर्ण चिंता धारा और इसका राम काव्य धारा की सारी विशेषताएं तुलसी के काव्य में समाहित हैं। यह कहना है कि काव्य धारा स्वर्णों की काव्य धारा है, सही नहीं। इसमें तो स्वर्ण कवि भी बहुत कम आए, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। वजह है कि तुलसी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली आदि लिखकर कविता का जो मानक खड़ा किया, उसने कम प्रतिभावान कवियों को आतंकित किया। दूसरी यह है कि तुलसी ने राम के जिस मर्यादवादी चरित्र को रूपांतरित किया, उसे भी कविता में साधना सबके बस में नहीं था। यह तुलसी का प्रतिभा का आतंक है कि इस काव्य धारा से कम कवि आकर्षित हुए। तुलसी का ज्ञान काव्य इतना व्यापक, इतना गहरा है कि राम काव्य कहना अर्थ हो जाता है। तुलसी का काव्य इसलिए राम काव्य की विशेषताएं तुलसी के काव्य की भी विशेषताएं हैं। तुलसी की भक्ति लोक कल्याणकारी से सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह की काल है। तुलसी कविता का मुख्य प्रयोजन ही है लोक मंगल। तुलसी ने मानस के प्रारंभ में ही इसकी लोक मांगलिकता स्वीकार की है। मंगला नाम चा करतारो वंदे वाणी विनायको। तुलसी कविता का उद्देश्य है स्वित्तर क्षति। स्वित्तर का अर्थ है जो शिव से इतर है, अर्थात आमंगल। आमंगल की क्षति अर्थात मंगल। तुलसी की भक्ति और कविता की तहत तुलसी के नायक का चरित्र भी लोक मंगलकारी है। राम का जन्म संस्कार के कल्याण के लिए ही हुआ है।
राम जन्म जग मंगल हेतु इस लोक मांगलिक चरित्र नायक की कथा रचकर शिव जी ने अपने मानस में रख लिया और मौका पाकर इस कथा को प्रवृत्ति को सुनाया। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमऊ शिवासन भाका, तते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरिस हरिषि हर। महादेवी ने इसको रचकर आने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्थिव से कहा, इससे शिव ने उसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित नाम दिया। राम का चरित्र कल्याणकारी है। इस चरित्र की कथा जिस मानस में रखी गई वह मानस शिव मानस होने के कारण स्वयं कल्याणकारी है, इसलिए इस राम कथा को कल्याणकारी तो होना ही था। तुलसी की भक्ति, तुलसी कविता, तुलसी के राम और इस राम कथा के प्रवक्ता शिव सब मंगलकारी, इसलिए तुलसी की साधना लोग मंगल की है। तुलसी के राम हो संभालते ही विश्वामित्र के आग्रह पर उनकी आश्रम की रक्षा के लिए प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले मारीच आकर रास्ता रोकता है। राम उसे डराने के लिए बिना फल के बाण से मारते हैं और वह समुद्र पार जाकर गिरता है। यह देखकर भी ताड़का सुना अपना उत्पाद नहीं छोड़ते तो राम उनका वध करते हैं। आगे चलकर राम अहिल्या का उद्धार करते हैं। राम सागर से 3 दिन अनुनय विनय करते हैं, लेकिन वह रास्ता नहीं देता। दुष्ट बिना भय के प्रति नहीं करते, बिनु भय होई ना प्रति। सागर की हट धर्मिता देखकर राम अपना धनुष तान देते और सागर हाथ बांधे खड़े हो जाता। ऐसा नहीं कि राम हृदय परिवर्तन का मौका नहीं देते, लेकिन दुष्टों के हृदय परिवर्तन के लिए वे आजीवन प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। तुलसी के राम की आस्था लोक धर्म में है। लोक हित का धर्म ही लोक धर्म है। सिर्फ क्षमा, दया, करुणा और उदारता ही लोक धर्म नहीं, क्रोध, घृणा, शोक, कृपा में भी लोक धर्म है। आचार्य शुक्ल कहते हैं, अत्याचारियों के प्रति जो क्रोध का भाव होता है तो साच्य, दुर्जनों के प्रति जो ध्वंस का भाव होता है, विभावचारियों के प्रति जो घृणा होती है, उसमें भी लोक धर्म अपना मनोहर रूप प्रकट करता है। तुलसी के राम सांप को दूध पिलाकर उसके हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करते। दुष्टों की हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा तो एकांत साधना है। अहिंसावादियों की एकांत साधना के तुलसी विरोधी हैं। अहिंसावादियों की इस एकांत साधना का ही परिणाम है कि छोटे मोटे अपराध करने वाले दंड और कारागार की सजा भोगते हैं और निर्मल निसंस हत्यारे बड़े पदों से पुरस्कृत होते हैं। आचार्य शुक्ल ने तुलसी की नीति की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि नीति संगत उपायों से किसी अत्याचार का नाश ना होता हो तो उसके लिए अनीति का सहारा लेना भी लोक धर्म है। इसी नीति के तहत कह सकते हैं कि राम द्वारा बाली को चिपकर मारा जाना भी लोक धर्म ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, रीति सिद्ध काव्य धारा को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। इस वर्ग के कवियों ने काव्यांगों के लक्षणों और उनके अनुसार सरस उदाहरणों की रचना की है। चिंतामणि के कवि कल्पतरु, रसविलास, लित ललाम, भूषण का शिवराज भूषण, देव का भावविलास, रसविलास पदाकार का जग विनोद आदि ग्रंथ इसी प्रकार के ग्रंथ है। रीतिबद्ध काव्य संग्रहों की संख्या सर्वाधिक है तथा विषय विविध भी पर्याप्त है। अब हम रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य धाराओं की प्रवृत्ति पर विचार करेंगे। रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीति काल के अधिकांश कवियों की प्रमुख विशेषता लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। इनमें काव्य विवेचना अधिक है। संस्कृत के लक्षण ग्रंथकार आचार्यों का अनुकरण करते हुए इन्होंने अपनी रचनाओं को लक्षण ग्रंथों या रीति ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया। अनेक कवियों ने पांडित्य प्रदर्शन में रुचि ली, लक्षण ग्रंथ लिखे, किंतु इस क्षेत्र में इनकी सफलता संदिग्ध है। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों छवि कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आ सके। वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्यत्व के गुण नहीं थे। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार आचार्यत्व तथा कवित्व के मिश्रण ने ऐसी खिचड़ी पकाई जो स्वादिष्ट होने पर हितकर ना हुई। श्रृंगारिकता भाव या अनुभूति का विश्लेषण करते हुए विद्वानों ने इस काव्यों के प्रमुख रूप में श्रृंगार रस को देखा है। इस काल के काव्य रचना का प्रमुख प्रयोजन अर्थ प्राप्ति था। प्रतिपाद विषय आश्रय दाता की रुचि के अनुसार कविता करना। राज्यों की प्रवृत्ति श्रृंगारिक थी, इसलिए इसी के अनुसार इन्होंने श्रृंगारप्रक रचना लिखी। वास्तव में यही उनका प्रतिपाद था। अलंकारिकता रीतिबद्ध काव्य की एक अन्य प्रधान प्रवृत्ति अलंकारिकता है। इसका कारण राज दरबारों का विलासी वातावरण तथा जनसाधारण की रुचि था। कवि को अपनी कविता को भड़कीले रंगों में रंगना पड़ा। बहुत सारे कवियों ने अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए, किंतु उनके मन में भी लक्षण विद्वान थे। अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग हुआ कि वे साधन न रहकर साध्य बन गए, जिससे काव्य का सौंदर्य बढ़ाने की अपेक्षा कम ही हुआ। कभी कभी केवल अलंकार
स्पष्ट होते हैं और कभी का अभी पढ़ते आ उसी चमत्कार में खो जाते हैं। यह दोष रविकालीन कवियों में अक्सर पाए जाते हैं। केशव को इसी कारण कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। जीवन दर्शन इस काल के कवियों का मुख्य लक्ष्य जीवन और यौवन के रमणीय स्वरूप का उद्घाटन करता है। इनका जीवन दर्शन रूढ़िबद्ध और यांत्रिक है। यह एक सीमित कटघरे से बंधा हुआ है। जीवन की विविधता के दर्शन यहाँ नहीं होते। संघर्ष साधना और वास्तविक समस्याओं का चित्रण यह काव्य नहीं कर सके। इस व्यापकता के अभाव के कारण उसमें गहराई और गंभीर चिंतन नहीं आ पाए हैं। यह आ भी कैसे सकते हैं, क्योंकि एक तो वह रसिकता प्रधान युग या दूसरे उस समय का कवि संस्कृत का हर्षण उन्मुखी परंपरा का अनुकरण कर रहा था। इसी कारण चिंतन का स्थान प्रदर्शन और अलंकरण प्रियता ने ले लिया और उसके काव्य में हल्कापन आ गया। फिर भी इन कवियों के काव्य में नवीन उद्भावनाएं भी देखने को मिलती हैं। आचार्यत्व सामान्यतः आचार्य उस विद्वान को कहते हैं जो साहित्य संबंधी विषय के नूतन सिद्धांतों की स्थापना करें या व्याख्या करें। काव्य शास्त्र या लक्षण ग्रंथ की रचना करना उसका काम है। कवि कविता करता है और आचार्य उसके गुण दोषों की मीमांसा करता है। रीति काल में कवि ही आचार्य भी थे। यह विचित्र संयोग था। उस समय कवि के लिए कवि शिक्षा का ज्ञाता होना आवश्यक था। बिहारी आदि कुछ एक कवियों को छोड़कर रीतिकाल के केशव देव, मोतीराम, पद्माकर, भूषण आदि सभी कवि आचार्य भी थे। चौथा क्वेश्चन, भारतेंदु युग की विशेषता पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु युग की आधुनिककालीन साहित्य रूपी विशाल भावना की आधारशिला है। विद्वानों में भारतेंदु युग की समय सीमा सन 1857 से 1900 तक स्वीकार किए। भाव, भाषा, शैली आदि सभी दृष्टि से इस युग में हिंदी साहित्य की उन्नति हुई है। हिंदी साहित्य के आधुनिककालीन भारतेंदु युग प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। यह राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे। उनके युग में रीतिकालीन परिपाटी की कविता का अवसान, राष्ट्रीय एवं समाज सुधार भावना की कविता का उदय हुआ। उन्होंने कवियों का एक ऐसा मंडल तैयार किया जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नवयुग की चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान की। भारतेंदु युगीन साहित्य की विशेषता निम्नलिखित है। राष्ट्र प्रेम का भाव, जनवादी विचारधारा, हास्य व्यंग की प्रधानता, प्रकृति वर्णन, गद्य एवं उनकी अन्य विधाओं का विकास, छंद विधान का नवीनता, भारतीय संस्कृति का गौरवगान, राष्ट्र प्रेम का भाव। प्रथम स्वतंत्र संग्राम के परिणाम स्वरूप भारतीय वासियों में सोई हुई आत्मशक्ति के जागरण के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के प्रति लालसा बढ़ी, जिससे उनमें राष्ट्रीयता के भाव का उदय होना स्वाभाविक था। इसका प्रभाव इस युग की रचनाओं पर भी पड़ा। इस युग के रचनाकार की रचनाओं में देशभक्ति का स्वर विशेष रूप से गुंजायमान है। करहूँ आज सो राज, अब केवल भारत के हित साधन ही दीजित। इस युग के कवि देश की दयनीय दशा से उत्पन्न क्षोभ के कारण ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कहाँ करुणा विधि केशव सोए, जनत नाही अनेक जतन करी भारत ऐसी रोए। जनवादी विचारधारा, भारतेंदु युग का साहित्य पुराने ढांचे संतुष्ट नहीं है। वे उनमें बदलाव कर यह सुधार कर उसमें नयापन लाने का प्रयास किए हैं। इस काल का साहित्य केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। हास्य व्यंग की प्रधानता, इस युग में अक्सर सभी रचनाकारों की रचनाओं में हास्य व्यंग का पुट मिलता है। अंधविश्वासों, रूढ़ियों, छुआछूत, अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण आदि पर व्यंग करने के लिए रचनाकारों ने विषय एवं शैली के नए नए प्रयोग किए जो इनकी रचनाओं में लक्षित है। प्रकृति वर्णन, इस युग के अधिकांश कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति को विशेष के रूप में ग्रहण किया है। उनके प्रकृति वर्णन में श्रृंगारिक भावना की प्रधानता है। भारतेंदु की बसंत होली, अंबिका दत्त व्यास की पावन पचासा तथा प्रेमधन की महिला आदि इसी कोटि की रचना है। गद्य एवं उनकी अन्य विधाओं का विकास, भारतेंदु युग की सबसे महत्वपूर्ण देन यह है कि गद्य एवं उसके अन्य विधाओं का विकास। इस युग में पद के साथ गद्य विधा प्रयोग में आई, जिससे मानव के बौद्धिक चिंतन का भी विकास हुआ। कहानी, नाटक, आलोचना आदि विधाओं के विकास की पृष्ठभूमि का भी यही योग रहा है। छंद विधान की नवीनता, भारतेंदु ने जातीय संगीत का गांव प्रचार के लिए ग्राम्य छंदों, कजरी, ठुमरी, लावनी, कहरवा तथा चेती आदि को अपनाने पर जोर दिया। कवि, सवैया, दोहा जैसे परंपरागत छंदों के साथ साथ इनका भी जमकर प्रयोग किया गया। भारतीय संस्कृति का गौरवगान, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अपेक्षा पश्चिमी सभ्यता और
संस्कृति को उच्च बताने वाले के विरुद्ध व्यंग्य और हास्यपूर्ण रचना लिखी गई। भारत के गौरवमय अतीत को भी विकास कविता का विषय बनाया गया। निष्कर्ष, भारतीय युग की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता है प्राचीन और नवीन का समन्वय। भारतीय युगीन साहित्यकार कविता ब्रजभाषा और गद्य में खड़ी बोली के पक्षपाती थी। ब्रजभाषा में वे एक साथ भक्ति और श्रृंगार की कविता लिखकर प्राचीन कवियों की कोटि में पहुंचते और नवीन ढंग की देशभक्ति तथा समाज सुधार की कविता लिखकर नए कवियों का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कहानी के विकास की चर्चा करते हैं। प्रेमचंद के योगदान को स्पष्ट कीजिए। कविता के क्षेत्र में गीत और गद्य में कहानी मानवीय सभ्यता के आदि अभिव्यक्ति माध्यम कहे जा सकते हैं। सभ्यता के विकास चरण में कहानी नया अवतार लेकर प्रस्तुत होती है, जैसे नीति कथा, आख्यायिका और कहानी से लेकर जासूसी कहानी तथा विज्ञान कथा तक क्रमश परिवेश के फैलाने के साथ ही कहानी के स्वरूप में भी परिवर्तन होने लगा। प्रेमचंद के अनुसार गल्प कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग मनोभाव को प्रदर्शित करना की कहानीकार का उद्देश्य। सुविधा की दृष्टि से हम कहानी की विकास यात्रा को 4 वर्गों में बांट सकते हैं। प्रेमचंद्र पूर्व कहानी सन 1910 से पहले, प्रेमचंद काल की कहानी 10 से 1936 तक, प्रेमचंद उत्तर कहानी सन 1936 से 50, नई कहानी सन 1950 से आज तक। पूर्व कहानी जो आपकी हिंदी की सर्वप्रथम कहानी अभिप्राय काल सन 1900 के आसपास है। आर्य समाज के प्रचार प्रसार ने हिंदी कहानीकारों को प्रभावित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर की भावनात्मक एवं लोक कहानियों में सिंहासन 32वीं और बेताल 25वीं से कथाकार प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इस संबंध के में किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, एक बड़ महिला कृत दुलाई वाली आदि उल्लेखनीय है। फिर आपके प्रेमचंद की काल की कहानी है, वो देख लेना। फिर प्रेमचंद ने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी, उसके बारे में है। फिर प्रेमचंद उत्तर की कहानी, इस काल में कहानी चतुर्दिक विकास हुआ जो उसे नए रूपरंग प्राप्त हुआ है। इस पर पड़े पश्चिमी प्रभाव को 4 भागों में बांटा जा सकता है, रूसी, फ्रांसीसी, अमेरिकी और अंग्रेजी। इस युग में कहानीकार अज्ञे इलाचंद जोशी, उपनेन्द्र अस्क, भगवती वर्मा, रंगे राघव, अमृतलाल नागर है। फिर नई कहानी है। फिर लास्ट में आंचलिक कहानी है। अंचल का अर्थ है जनपद। ये आपका नई कहानी देखने में थोड़ी ज़्यादा सिंपल साइज ज़्यादातर नाम है कवियों के। फिर आंचलिक कहानी, आंचल का अर्थ है जनपद, जहाँ किसी क्षेत्र विशेष को केंद्र बनाकर रचना की जाए। वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाजों, व्यवहार, गुण दोष, वेशभूषा, सामाजिक जीवन आदि के विस्तृत वर्णन के साथ स्थानीय बोलियों का प्रभाव हो, उस रचना को आंचलिक कहते हैं। इस धारा के प्रमुख रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, रांगे राघव, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद मिश्र, शैलेश पटियानी और राजेंद्र अवस्थी आदि। यहाँ इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन पूरा होता है और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।